हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू दिस अमेजिंग चैनल ऑफ ग्रेविटी बिहार। देखो, जेई और नीट का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, खगड़िया के आसपास रहते हैं तो आपको पता होना चाहिए ग्रेविटी वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है आपके लिए। और यहाँ पर हम वीकली टेस्ट कराते हैं, तो आज उसी वीकली टेस्ट का हम आपको वीडियो सोल्यूशन देने जा रहे हैं। तो अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप इस वीडियो सोल्यूशन के थ्रू अपना डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन। मैं शशि सर, केमिस्ट्री का फैकल्टी, आपको डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर देखते हैं। पेपर में हम केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं, इसी तरीक़ा से आपको बायोलॉजी, इसी तरीक़ा से आपका फिजिक्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा चैनल पे, अगर आप देख सकते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पी ऑर्बिटल, किस ऑर्बिटल में? पी ऑर्बिटल। n इक्वल टू 6, m इक्वल टू 0। अगर मैं बताऊँ, ये क्वांटम नंबर का एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। n इक्वल टू 6 अगर है तो L की वैल्यू हो सकता है सर 0 टू n-1, यानी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। और ये सारे ऑर्बिटल हैं और उसमें m की वैल्यू कह रहा है 0। तो m की वैल्यू 0 मतलब एक ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में हमें पता है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरीक़ा से अगर हम L की वैल्यू 1 लेते हैं तो ये p ऑर्बिटल की बात करता है ना। तो p ऑर्बिटल में अगर मैं बात करूँ, p ऑर्बिटल के लिए वैल्यू हमारे पास 3 ऑर्बिटल होता है। पी में 3 ऑर्बिटल होता है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। इसके लिए वैल्यू होता है -1, इसके लिए 0, इसके लिए +1। तो पी ऑर्बिटल में पूछ रहा है कि कितना 0, m इक्वल टू 0 के लिए इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो यानी सर एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और m इक्वल टू 0 मतलब एक सिंगल ऑर्बिटल की बात करना चाह रहा है। सिंगल ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में आपको पता है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? सेकेंड। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, आगरा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द सेट ऑफ करेक्ट क्वांटम नंबर एन इलेक्ट्रॉन इन 3D ऑर्बिटल। देखिए, आपको पता होना चाहिए किसके लिए पूछ रहा है 3D के लिए। 3D में अगर मैं n की वैल्यू पूछूं तो n की वैल्यू जो होता है ये बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो n की वैल्यू 3 आ गया। और अगर आपको बताऊं l की वैल्यू, s के लिए होता है 0, p के लिए होता है 1, d के लिए होता है 2, f के लिए होता है 3। ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद है वेल एंड गुड, नहीं याद है तो आप याद कर लीजिएगा, आपके क्वेश्चंस नीट और जेईई में पूछे जाते हैं। सर d इक्वल टू क्या होगा? तो d के लिए l की वैल्यू होता है 2, तो ये हो गया 2। और सर जो m की वैल्यू होती है ये होता है -2 टू +2, यानी -L टू +L, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि d में 5 ऑर्बिटल होता है, तो -2, -1, 0, +1, +2, इस तरीक़ा से आप 5 ऑर्बिटल देख सकते हो। s की वैल्यू सर होता है स्पिन क्वांटम नंबर, या तो प्लस आप या तो माइनस आप। तो ये चारों इन्फॉर्मेशन है, आप देख ले सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। अगर आप देखेंगे n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2 हो नहीं सकता, ये कट गया। n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0 हो नहीं सकता है, क्योंकि हाँ ये हो सकता है, m की वैल्यू 0 कह रहा है 3D के लिए। तो D के लिए हमें पता है L की वैल्यू क्या होता है सर 2, तो यहाँ पर 2 नहीं होता, तो ये वाला गलत ऑप्शन दिया है। L के लिए होता है 1D1, जबकि हमको पता है कि L की वैल्यू जो होता है D के लिए 2 होता है। तो हमारा एक ही आंसर दिख रहा है, क्या? D वाला सेकंड ऑप्शन विल बी, मतलब 47 का D विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 48। द कैरेक्टरिस्टिक नॉट एसोसिएटेड विथ प्लैंक थ्योरी, कह रहा है कौन सा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो प्लैंक थ्योरी से रिलेटेड नहीं है। प्लैंक थ्योरी क्या था? ये प्लैंक थ्योरी बोला था कौन सा नेचर के बारे में? पार्टिकल नेचर के बारे में। पार्टिकल नेचर, कौन सा थ्योरी किसका नेचर के बारे में बोला था? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। लाइट का वेव नेचर के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी होता है, इसको बताया था। तो रेडिएशन आर एसोसिएटेड विथ एनर्जी, बिल्कुल सही बात है। अगर आप बोलोगे तो ई बराबर इन्होंने बोला था ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, यानी जितना ज़्यादा म्यू बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ता चला जाएगा। तो बात सही है। हमसे पूछा है नॉट एसोसिएटेड, ध्यान रखेंगे नीट और जेई के क्वेश्चन में कई बार नॉट लिखा होता है, बच्चा उसको करेक्ट करके आ जाता है, तो ये विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विथ क्वांटम नंबर इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ये भी बात सही है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। रेडिएशन एनर्जी इज नाइदर इमिटेड नॉर एब्जॉर्ब कॉन्टिन्यूसली। देखो ये कह रहा है नॉर इमिटेड कॉन्टिन्यूसली, कॉन्टिन्यूसली इमिट करता था, ये कौन बताया था? वेव नेचर बताया था। और हमको लास्ट में कह रहा है रेडिएशन नेचर इज नाइदर इमिटेड नॉर एब्जॉर्ब डिसकंटिन्यूसली। डिसकंटिन्यूसली मतलब ये बताया था कौन सा नेचर? पार्टिकल नेचर। और आपको पता है कि जो प्लैंक थ्योरी है वो पार्टिकल नेचर के बिहेवियर के बारे में बताया था, और यानी यही स्टेटमेंट सही है कि रेडिएशन जो है वो वेव की तरह तो बिहेव करता ही करता है, लेकिन उसके साथ साथ वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। और जब पार्टिकल की तरह बिहेव करता है तो डिसकंटिन्यूस होता है, उसका जो भी हमारा वेवलेंथ होता है, कंटिन्यूस वेवलेंथ नहीं होता है। चलिए, इजी क्वेश्चन था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। ए फोटोन इज, फोटोन क्या होता है? फोटोन अगर बताऊँ तो फोटोन को बोलता है पैकेट्स ऑफ एनर्जी। फोटोन क्या होता है? पैकेट्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के पैकेट्स को फोटोन बोलते हैं। तो कह रहा है फोटोन इज अ क्वांटा, क्वांटा का मतलब होता है पैकेट्स ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बिल्कुल सही बात है, आंसर आ गया है। क्वांटा ऑफ मैटर, मैटर का क्वांटा नहीं है, मैकेट्स का पैकेट्स नहीं होते हैं, जबकि एनर्जी का पैकेट्स होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल नहीं, जी नहीं।
कह रहा है एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द लाइट इंटेंसिटी। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। फोटोन जो होता है क्वांटम ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी होता है, जिसको बोलते हैं क्वांटा, ठीक है। लाइट के लिए उसको बोलते हैं फोटोन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50। तो इसका आंसर सही है ए। 50 नंबर, इन विच ऑफ द फ्लोइंग एच ई प्लस द एंगुलर मोमेंटम इन इलेक्ट्रॉन इज एन एच अपॉन 2 पाई। अगर मैं बताऊँ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है एम बी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ये कौन बोला था? बोहर मॉडल था। एम बी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। अगर आप देखेंगे मुन्ना, एम बी आर होता है कौन सा मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम। और अगर एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होगा तो ये बोलना चाहता है एन की वैल्यू इंटीजर हो सकता है, +-1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन कभी भी हमारा एन की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो कह रहा है कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एन की वैल्यू 1 दिख रहा है। एन एच अपॉन 2 पाई में अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ पर एन की वैल्यू 1 है। एन की वैल्यू कब 1 होता है सर? फर्स्ट ऑर्बिट के लिए होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू कितना होता है? 1। इट इज़ द करेक्ट आंसर। इसका भी एस सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर 51। द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन that can be possible when seventh cell in different hydrogen atom return to second cell। मतलब सर कहना चाह रहा है 7 से कहाँ जा रहा है? 2 में जा रहा है। तो अगर मैं आपको बताऊंगा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितना होता है सर? डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2। और डेल्टा एन यहाँ से कितना आ गया? चेंज कितना से कहाँ आ रहा है? आपने बोला सर 5। तो अगर आपको बताऊं डेल्टा एन अगर 5 है तो आप इस फॉर्मूला में पुट करोगे, यानी 5 इंटू 5 + 1 6/2। तो ये 2 से कहा गया 3 जा, यानी आ गया 15। यानी टोटल स्पेक्ट्रल लाइन कितना आ जाएगा? 15। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? बी, बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 52 नंबर। द रिलेशनशिप बिटवीन E1 ऑफ द रेडिएशन एनर्जी वेवलेंथ 8000 एंड E2 इज द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ इतना 1000। तो तुमसे पूछ रहा है E1 और E2 में रिलेशन। आपको पता है एनर्जी बराबर होता है मुन्ना Sc/λ1 अगर E1 की बात करूं तो। इसी तरीक़ा से अगर मैं E1/E2 करूं तो आप बताओगे सर एक रिलेशन यहाँ से जनरेट हो जाएगा। मैं नीचे यहाँ करता हूँ। अगर मैं E1/E2 की बात करूं तो तूने बोला सर E1 Sc/λ1 और E2 Sc/λ2। जब डिवाइड मारेंगे E1/E2 तो यहाँ पर आ जाएगा λ2/λ1। और अगर मैं बताऊँ λ2 कितना है, आप गौर से देखोगे E2 के लिए कितना वेवलेंथ है? 16,000 और E1 के लिए वेवलेंथ कितना है? 8,000। आप जब कट करते हो तो ये कितना जा रहा है? 2 जा। यानी सर आप बोल रहे हो कि E1 = 2 टाइम्स ऑफ E2। बिल्कुल सही, ये रिलेशन निकल गया, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला तो Sc/λ। तो यहाँ से आप देखोगे तो आवर करेक्ट आंसर विल बी, बॉम्बे विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन, द मास ऑफ फोटोन विथ अ वेवलेंथ। अगर मैं बताऊँ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एक आया था, उन्होंने बोला था लैम्डा जो होता है H/mv होता है। और कोई भी रेडिएशन आपको पता होगा स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है। तो हमको लैम्डा दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.624 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। यूनिट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है मुन्ना। हमसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, लैम्डा दिया हुआ है। लैम्डा कितना दिया हुआ है? 3.6 इंटू 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। तो इसको हम मीटर में बदल लेते हैं। एक एंगस्ट्रॉम बराबर हमें पता है 10⁻10 मीटर होता है, ठीक है सर। लाइट का स्पीड होता है 3 इंटू 10⁸। व्हेन यू विल सॉल्व दिस इक्वेशन यू विल सिंपली गेट, बहुत सिंपली से 6.135 इंटू 10⁻33 kg में आएगा। चूंकि ये सारे ऐसा यूनिट में है तो जो वैल्यू भी आएगा वो ऐसा यूनिट में आएगा। सिंपली आपको क्या करना है, ये कैलकुलेशन सॉल्व करना था। बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर वैल्यू लिख दिया। व्हेन यू विल सॉल्व यू विल गेट 6.135 इंटू 10⁻33 kg। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 53 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फ्रॉम एन इनकैंसिडेंट। इनकैंसिडेंट मतलब क्या होता है आपको समझना पड़ेगा। जलती हुई चीज़ें, जो चीज़ें गर्म होता है। जैसे आप आयरन रॉड के बगल में, बहुत गर्म आयरन रॉड है, उसके बगल में जाएंगे तो आपको ज्वाला, थोड़ा सा हीट महसूस होगा। उसी को बोलते हैं इनकैंसिडेंट सोर्स, जिस सोर्स से हीट थोड़ा सा रिलीज हो रहा हो, है ना, हाइड्रोजन। तो कह रहा है ए बैंड स्पेक्ट्रम। बैंड देखिए, जब मैंने आपको पढ़ाया था इमिशन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम 2 तरीका का होता है। एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है इमिशन। इमिशन कब होता है आप समझिए। इमिशन होता है जब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आता है तो इमिट करेगा, और जब लोअर एनर्जी से सॉरी हायर एनर्जी में जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा। तो आपसे पूछ रहा है कि कब हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसा दिखाता है, स्पेक्ट्रम के बारे में बोलना चाह रहा है। तो क्या ये बैंड स्पेक्ट्रम दिखाता है इमिशन में, क्या ये लाइन स्पेक्ट्रम दिखाता है इमिशन में, क्या ये बैंड स्पेक्ट्रम दिखाता है एब्जॉर्प्शन में, या लाइन स्पेक्ट्रम इन एब्जॉर्प्शन में। आपको बताते चलूँ, अगर आप मेरी क्लास किए होंगे, जो बच्चे ऑफलाइन का है मैं उनको पढ़ाता हूँ। मैं ग्रेविटी ऑफलाइन, पंचवटी चौक पे मेरा ऑफलाइन क्लासेज है। अगर आप नहीं जानते हैं तो यहाँ आके मिल सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बच्चों को पढ़ाया हूँ कि पूरा डिटेल में कि जो स्पेक्ट्रम होते हैं एटम के, चाहे कोई भी एटम हो, उसका जो स्पेक्ट्रम होता है वो बैंड स्पेक्ट्रम दिखाता है इमिशन में, ठीक है। थ्योरेटिकल एनसीईआरटी का लाइन है। कैसे होता है, क्यों होता है, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। अगर आप मेरे से जानना चाहते हैं
तो यहाँ पर आप आके मेरे से पूछ सकते हैं। एनसीईआरटी का लाइन है, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम होता है डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का हमारा बाइफर्केशन। तो वहाँ से हम आपको बता सकते हैं कि हाइड्रोजन या कोई भी एलिमेंट एलिमेंटल फॉर्म में हो तो हमेशा वो बैंड स्पेक्ट्रम दिखाता है इमिशन में, ध्यान रखेंगे। एनसीईआरटी का लाइन है, बट पूछा जा सकता है जेई में या नीट में भी। अगला कह रहा है द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद मटेरियल। हमसे पूछा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है लैम्डा बराबर H/mb। अब कह रहा है अच्छा आपको पता होना चाहिए लैम्डा बराबर H/mb जो लिखते हैं, mb होता है मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी जो होता है, फिजिक्स वाले मास्टर आपको पढ़ाए होंगे, मास इनटू वेलोसिटी कुछ और नहीं होता, मोमेंटम होता है। तो क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी? पहला ही आंसर चिल्ला चिल्ला के बोलना है कि मैं सही हूँ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। आगे बढ़ते हैं। इफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बोर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज x, देन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड बोर ऑर्बिट। ओके, अगर मैं आपको बताऊं हमको बोर फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है, वेलोसिटी अगर मैं बात करूं तो होता है के का वैल्यू मैं बता देता हूँ 2.188 इंटू 10⁶ होता है। ठीक है, मैं के ले लिया हूँ यहाँ पर, इंटू सर इधर होता है Z/n। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊँ Z किसके लिए Z सर, वेलोसिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में, x दिया हुआ है, किसके लिए x दिया हुआ है सर, फर्स्ट ऑर्बिट, n की वैल्यू 1 दिया हुआ हाइड्रोजन, तो यानी सर k की वैल्यू आ गया सर 1/1, यानी k की वैल्यू आ गई x। अब हमसे पूछ रहा है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड बोर ऑर्बिट हाइड्रोजन के लिए, तो आप बोलना सर के की वैल्यू कितना आ गया सर, यहाँ पर यहाँ से देखो इक्वेशन नंबर 1 से आप देख लो के की वैल्यू x आ गया, तो के की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे सर के इंटू सर Z/n, और Z कितना सर, हाइड्रोजन एटम है तो 1, और सर n कितना सर, हमारा पूछ रहा है थर्ड ऑर्बिट, तो n की वैल्यू 3 आ गया, और आपको पता है के की वैल्यू x यानी x/3, यानी वेलोसिटी कितना आ जाएगा सर, फाइनल आंसर x/3, x/3 कहीं है आंसर भी, बॉम्बे विल बी देयर आवर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम, देखो दो एंगुलर मोमेंटम मैंने आपको पढ़ाया है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से निकाले थे। स्पिन एंगुलर मोमेंटम श्रोडिंगर से नहीं निकला था, लेकिन हाँ एंगुलर सॉरी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो था वो किससे निकला था मुन्ना, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। जहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है h/2π√L इंटू L+1, ये होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। वहीं पर हमें अगर स्पिन एंगुलर मोमेंटम चाहिए मुन्ना, स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है h/2π√S इंटू S+1। ठीक है, दोनों में बस इतना ही का डिफरेंस है, यहाँ पर होता है L एजीमुथल क्वांटम नंबर और S होता है स्पिन क्वांटम नंबर। एक बात और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देती चलूँ कि जो हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता है उससे 3 क्वांटम नंबर हम ड्राइव करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम, एजीमुथल क्वांटम, मैग्नेटिक क्वांटम। स्पिन क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से निकलता नहीं है, ये विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे, पूछा जाएगा। तो इसका आंसर कहाँ है, फॉर्मूला हमसे सीधे पूछ रहा है, आंसर नंबर ए विल बी यहाँ पर करेक्ट आंसर, सीधे फॉर्मूला पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है 58, विच ऑफ द फ्लोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट फॉर 4 ऐप। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, एन की वैल्यू कितना हो गया, आपने बोला मास्टर एन की वैल्यू हो गया 4, मैंने बोला एल की वैल्यू, आपने बोला एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, एल के लिए 3। आपने बोला सर अगर हमारा एन आ गया और एल आ गया तो आप बोल सकते हो सर जो एम आएगा वो -3 टू +3 के बीच में कोई भी नंबर आ सकता है, बिल्कुल सही बात है। और जो एस आएगा या तो +½ होगा या तो सर क्या हो सकता है सर -½ हो सकता है। ठीक है, और लिखना सही होगा क्योंकि दोनों एस में एक इलेक्ट्रॉन होगा, कोई एक इलेक्ट्रॉन की बात हमसे पूछना चाह रहा है, सेट ऑफ क्वांटम नंबर। आपने बोला एन की वैल्यू 3 है सर, बिल्कुल सर, एल की वैल्यू 3, तो ये तो कट गया, ये भी कट गया, ये दोनों में से सही। अब मैंने बोला -3 से +3 के बीच में क्या +4 आ सकता है, नहीं ये नहीं आ सकता है, तो सर आंसर क्या आ गया, सिर्फ एक ही आंसर सही है, दैट इज चेन्नई विल बी आवर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट एनर्जी लेवल इन एटम इज सप्लाइड बाय। क्वेश्चन समझो, कह रहा है एविडेंस, इस बात की क्या प्रूफ है, एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट एनर्जी लेवल इन एटम इज सप्लाइड बाय। ये हर एक एटम का जो एनर्जी होता है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो डिफरेंट एनर्जी होता है एटम का, वो हर एक एटम के लिए अपना होता है। इस बात का कौन एविडेंस देता है, जैसे मैं बताता हूँ, हर एक इंसान का अपना ना फिंगरप्रिंट होता है, क्या बोला, हर एक इंसान का अपना फिंगरप्रिंट होता है। उसी तरीक़ा से हर एक एटम का अपना स्पेक्ट्रल लाइन होता है, हर एक एटम का अपना, किसी भी 2 एटम का स्पेक्ट्रल लाइन सेम नहीं हो सकता है। मैंने बोला जिस तरीक़ा से हर एक इंसान का अगर फिंगरप्रिंट्स की बात करूँ वो सेम नहीं हो सकता है पूरी दुनिया में, सॉरी, उसी तरीक़ा से हर एक एटम का स्पेक्ट्रल लाइन सेम नहीं हो सकता, वो एटम की आइडेंटिटी है। तो डिफरेंट अगर एनर्जी लेवल होगा एटम का तो ऑब्वियस सी बात है उस एटम का एग्जिस्टेंस भी इस बात का प्रूफ करता है कि हर एक एटम दुनिया में एग्जिस्ट करता है जिसके पास स्पेक्ट्रल लाइन अपना होता है, उसका कोई दूसरे एटम से इंटरलिंक नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया स्पेक्ट्रल लाइन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, थोड़ा तार्किक था, सोचने वाला था। अगला क्वेश्चन, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ मेटेलिक प्लेट
तो कह रहा है मेटेलिक प्लेट पे डबल हो जाता है। क्या डबल हो गया? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को जब डबल करते हो, व्हेन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ऑन इंसिडेंट मेटेलिक प्लेट डबल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एलिमेंटिक प्रोटॉन। ओके, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कहना चाह रहा है, मैं आपको बताते चलूँ, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है सर एनर्जी फॉल ऑन द मेटल सरफेस टोटल एनर्जी माइनस का वर्क फंक्शन। ठीक है मुन्ना, मैंने बोला अगर तूने सर किसको डबल किया? सर फ्रीक्वेंसी को डबल किया, यानी सर काइनेटिक एनर्जी अब क्या होगा? के डैश क्या होगा सर? तूने बोला सर इसको डबल किया यानी 2h न्यू हो गया माइनस का वर्क फंक्शन। अब बच्चा पता है क्या लिखता है? कहता है सर अगर हम काइनेटिक एनर्जी को डबल करेंगे, क्या एक बात समझो, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। सर फ्रीक्वेंसी पे तो डिपेंड कर ही रहा है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, लेकिन एक और क्वांटिटी है दैट इज अ वर्क फंक्शन। तो अगर ये डबल करेंगे, मान लो मैं तुम्हें बोलता हूँ अगर इसको डबल किए तो क्या ये डबल होगा? डबल तब होता जब इससे कोई माइनस चीज़ें नहीं हो रहा होता, इससे कोई कांस्टेंट वैल्यू माइनस हो रहा है। जितना रेट से ये बढ़ेगा उतना ही रेट से ये नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि घटने वाला जो चीज़ है वो कांस्टेंट है, और घटने वाला चीज़ कांस्टेंट है। अगर ये तेज़ी से बढ़ाओगे तो ये ज़रूर बढ़ेगा, ये इंक्रीज करेगा, बट डबल नहीं बढ़ेगा। थोड़ा डबल से क्या होगा सर? ज़्यादा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जो घटने वाला चीज़ है वो क्या है? कांस्टेंट है। तो कह रहा है जब आप फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, लेकिन डबल नहीं होगा, और बढ़ेगा, ज़्यादा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पहले भी मान लो कोई फिक्स नंबर घट रहा था, अभी भी कोई फिक्स नंबर घट रहा है, लेकिन ये फिक्स नंबर जो बढ़ रहा है ना वो डबल हो रहा है, फिक्स नंबर कम घट रहा है। तूने बोला काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन डबल नहीं होगा, डबल से थोड़ा कम होगा। तो कह रहा है इंक्रीज बट मोर देन द डबल देन द प्रीवियस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जितना डबल होता है उससे ज़्यादा। अब क्योंकि अगर ये डबल कब होता? जब ये नहीं होता, अगर कोई घटने वाली वैल्यू नहीं होता तो ये डबल हुआ तो ये डबल होता। क्योंकि माइनस वर्क फंक्शन हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू है जो हमेशा डिक्रीज हो रहा होता है टोटल एनर्जी से। तो मुन्ना रे काइनेटिक एनर्जी अगर फ्रीक्वेंसी डबल करोगे तो ये डबल से थोड़ा सा ज़्यादा हमारा इंक्रीज करेगा। कौन? प्रीवियस जितना काइनेटिक एनर्जी था। आसान क्वेश्चन था। विच वन ऑफ द बेस्ट रिप्रेजेंट द अपीयरेंस ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फ्रॉम द विजिबल रीजन। मैंने बोला एनर्जी का फॉर्मूला अगर मैं बताऊंगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है Z² अपॉन N²। जैसे जैसे N की वैल्यू बढ़ेगा तो एनर्जी का वैल्यू वैसे वैसे क्या होगा मुन्ना? घटेगा। ये बात समझ में आया? तूने बोला जैसे जैसे हमारा N की वैल्यू बढ़ेगा एनर्जी का वैल्यू वैसे वैसे घटेगा। तो आपने बोला सर हम दूर जा रहे हैं, तो मुन्ना अगर मैं बोलूँ आपको कि एनर्जी क्या हो रहा है? घट रहा है, और एनर्जी बराबर क्या होता है सर? Hc अपॉन लैम्डा। यानी अगर एनर्जी घट रहा है तो वेवलेंथ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यानी ये गैप शुरू में कम होगा और जैसे जैसे दूर जाएंगे गैप हमारा क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। एक ही आंसर में हमारा दिखा रहा है इसी नंबर में, बाकी ऐसा कोई नहीं है। लॉजिक समझ में आया? फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मैंने बोला जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा N की वैल्यू बढ़ेगा। तूने बोला जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, ये पहला सेल है। क्या है सर? पहला सेल। ये क्या है सर? दूसरा सेल। ये क्या है सर? तीसरा सेल। आपने बोला सर जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं N की वैल्यू बढ़ रहा है, और N की वैल्यू बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगा, और एनर्जी का फॉर्मूला होता है Hc बाय लैम्डा। तो एनर्जी अगर घटा तो लैम्डा बढ़ेगा। आप देख सकते हो गैप बढ़ता चला जाना चाहिए। आंसर हमारा चेन्नई विल बी राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है। 62 एनर्जी लेवल ABC ऑफ द सर्टेन एटम करस्पॉन्ड टू इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल EA ग्रेटर लेस देन EB EC है। कह रहा है λ1 λ2 λ3 तीनों के करस्पॉन्डिंग दिया हुआ है। अब हमसे पूछ क्या रहा है? देखो इसके करस्पॉन्डिंग EA है, ये EB है, ये C है, ये A है, ये B है, ये C है। अब देखो कह रहा है C to B आ रहा है। अगर C to B आ रहा है तो इसका हमारा एनर्जी दिया हुआ है, ठीक है, λ1 दिया हुआ है, ठीक है मुन्ना, λ1। उसके बाद कह रहा है कि B to A आ रहा है, B to A आ रहा है, इसका लैम्डा कितना दिया? λ2 दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है अगर C to A आएगा तो ये λ3, तो हमको λ1 λ2 λ3 में रिलेशन बताना है। मैं आपको बताऊँ ये क्लास का क्वेश्चन है डिट्टो मेरे। E3 जो टोटल एनर्जी होगा वो E1 प्लस E2 के बराबर होगा, और एनर्जी क्या होता है? Hc अपॉन λ3 बराबर यहाँ पर होता है Hc अपॉन λ1 प्लस सर Hc अपॉन लैम्डा, इधर हो गया सर 2। आप Hc से Hc कट करोगे तो आंसर आ गया 1 अपॉन λ3 बराबर 1 अपॉन λ1 प्लस लैम्डा अपॉन λ2। अगर इसको सॉल्व करोगे, अगर आप थोड़ा सा मुझे जगह दो, 1 अपॉन λ3 बराबर 1 अपॉन λ1 प्लस 1 अपॉन λ2। तो सर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से λ3 आ जाएगा सर λ1 इंटू λ2 डिवाइड बाई λ1 प्लस λ2। यू विल गेट इजिली दिस क्वेश्चन। बट एक बात ध्यान रखने की जरूरत था, यहाँ पर एनर्जी जो टोटल होता है वो दोनों स्पेक्ट्रल लाइन का सम के बराबर होता है अगर पूरे फॉलो करेगा तो। दैट इज द बॉम्बे विल बी आवर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द लोएस्ट एनर्जी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन इमिटेड ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इन अ लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज क्या होता है? अगर मैं बताऊँ लोएस्ट एनर्जी, देखो लाइमन सीरीज होता है n=1, लाइमन सीरीज होता है n=1, बामर सीरीज होता है n=2, बामर सीरीज होता है n=2, पासन सीरीज होता है n=3, ब्रैकेट सीरीज होता है n=4। इस तरीक़ा से बढ़ता चला था लाइमर, बामर, पासन, ब्रैकेट, हम्फ्री, आगे बढ़ता चला जाता है। हमसे पूछ क्या रहा है? लोएस्ट एनर्जी। देखो
जस्ट ऊपर से गिरेगा तो इसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन, और इसका एनर्जी क्या होता है मुन्ना रे, इसका एनर्जी होता है लोएस्ट। अगर ऊपर से गिरेगा तो इसका एनर्जी क्या होगा, सॉरी इनफाइनाइट से गिरेगा तो इसका एनर्जी होगा लोएस्ट, और जस्ट ऊपर से गिरेगा तो इसका एनर्जी होगा हाईएस्ट। मिनिमम वेवलेंथ की कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एनर्जी, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, क्योंकि लैम्डा घटेगा तो ई बढ़ेगा। अब अगर मैं आपको बोलूँ, तूने बोला सर फॉर्मूला हमारा होता है 1/λ बराबर, हमसे क्योंकि वेवलेंथ पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है इसमें, व्हाट इज द लोएस्ट एनर्जी पूछ रहा है। ओके, तो आपको रिलेशन बना, ई बराबर क्या होता है hc/λ, है ना। और 1/λ बराबर आपको रिलेशन बताते चलूँ, होता है r इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, और r क्या होता है रिडबर्ग कांस्टेंट, r क्या होता है रिडबर्ग कांस्टेंट। तो अगर मैं आपको बोलूँ एनर्जी, तो एनर्जी के लिए मुन्ना अगर यहाँ से मैं लैम्डा निकालूँ तो लैम्डा क्या हो जाएगा सर, आपने बोला सर लोएस्ट एनर्जी, तो n2 की वैल्यू क्या हो गया सर इनफाइनाइट, और n1 तो सर 1 होगा। अगर यहाँ पर आप पुट करोगे तो ये अपन 1/λ आ गया सर r जेड स्क्वायर, और सर लैम्डा पूछ करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, जेड की वैल्यू किसके लिए है सर, हाइड्रोजन एटम के लिए, तो जेड की वैल्यू कितना हो जाएगा मुन्ना 1, हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू कितना हो जाएगा सर 1 हो जाएगा। तूने बोला सर लैम्डा जो आ गया किसके बराबर आ गया सर, r के बराबर। अब लैम्डा r आ गया तो यहाँ सर एनर्जी क्या हो जाएगा, hc/r आ जाएगा, क्या आ जाएगा hc/r। लेकिन ध्यान रखना हमसे पूछ रहा था लोएस्ट एनर्जी, क्या पूछ रहा था लोएस्ट एनर्जी, लोएस्ट एनर्जी यानी सर वेवलेंथ क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, और मैक्सिमम वेवलेंथ आता है 2 से 1, ये आ गया मिनिमम एनर्जी, इनफाइनाइट से आएगा तो मिनिमम एनर्जी, तो यहाँ पर क्या पुट ना करेगा 2 पुट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर आप 2, समझ में आया क्वेश्चन में क्या लॉजिक था, n1 से n2 आ रहा है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम लोएस्ट एनर्जी होगा, वेवलेंथ मैक्सिमम होगा। तो आपने बोला सर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर लैम्डा आ जाएगा सर, इधर आ गया 4, इधर आ जाएगा सर क्या 4, और अगर मैं बता चलूँ आपको तो इधर आ जाएगा 4 - 3r, ये लैम्डा आ गया। और लैम्डा को यहाँ पुट करोगे तो सर आपने बोला सर 4/3r, लैम्डा यहाँ पुट करेंगे तो सर आ जाएगा 4hcr अपॉन सर क्या 3। दिस इज़ द वैल्यू जो कि हमारा एनर्जी का आएगा। कैलकुलेशन है, छोटा सा कैलकुलेशन है, आप सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से सॉल्व होकर आ जाएगा। दैट इज़ द 4 बोल रहा हूँ 3hc अपॉन, सॉल्व कर लेना इसको मुन्ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने सारा बता दिया। 3hcr डिवाइड बाय सर क्या 4 विल बी आवर राइट आंसर। यहाँ से वैल्यू पुट करो, उठा के आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इफ λ1 और λ2 आर वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज एंड गामा रेज, देन द रिलेशन बिटवीन, कह रहा है λ1 और λ2 वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज और गामा रेज। आपको बताते चलूँ, अगर आपको रेडिएशन का टेबल याद है, EM वेव्स, किसका वेव्स बोल रहा हूँ, EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो हमारा वेवलेंथ होता है लेफ्ट हैंड साइड में सबसे कम वेवलेंथ होता है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वेवलेंथ बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वेवलेंथ बढ़ता चला जाता है। एक्स रेज का जो वेवलेंथ होता है मुन्ना कम होता है, और गामा रेज का वेवलेंथ ज़्यादा होता है। हमसे रिलेशन पूछ रहा है कि λ1 λ2 में किसका, तो एक्स रेज किसका है λ1 है, और x2 क्या है λ2 है। और एक्स रेज का मुन्ना रे हमसे पूछा क्या है रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ में, वेवलेंथ आपको बताते चलूँ, एक्स रेज का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, एनर्जी कम होता है, गामा रेज का उससे कम होता है, यानी आंसर आ गया सर λ1 ग्रेटर देन λ2। ईजी क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी जो बच्चा बोर्ड का पढ़ा होगा वो भी इस क्वेश्चन को कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एक्स वाई प्लेन इन 3D x स्क्वायर इज 0। देखो ये बात कम समझने वाला है। अगर मैं बताऊं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स वाई प्लेन क्या होता है 3D x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो गया सर 3D x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और एक्स वाई स्क्वायर में मुन्ना रहे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लेन में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एक्स वाई प्लेन इन 0, नहीं भैया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाया जाएगा, ये कह रहा है कि प्लेन 0 होगा, ये बात क्या है गलत है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एक्स वाई प्लेन डी जेड स्क्वायर क्या होता है डबल शेप होता है। अगर आपको बताते चलो डी जेड स्क्वायर क्या होता है डबल शेप होता है, डबल शेप होता है। डबल शेप में मुन्ना रहे कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 नहीं होता, ये भी गलत बात है। 2s एज S1 स्पेरिकल नोड, स्पेरिकल नोड क्या होता है n माइनस एल माइनस 1, और n की वैल्यू कितना है 2, l के लिए 0 माइनस 1, यानी सर स्पेरिकल नोड कितना आ जाएगा 1। स्पेरिकल नोड को ही बोलते हैं रेडियल नोड, तो ये बात बिल्कुल सही बात है सर। फॉर 2pz yz इज द नोडल प्लेन, जेड के लिए एक्स वाई होता है नोडल प्लेन, यानी सिर्फ एक स्टेटमेंट गलत है, कहीं ऐसा ऑप्शन है नहीं सर। ये वाला जो क्वेश्चन है 65 नंबर, ये क्वेश्चन चारों ही आंसर इसके गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये इसके ओनली 1 सही है सेकंड, तो ये क्वेश्चन जो है बोनस में चला जाएगा क्योंकि इसके सिर्फ आंसर नंबर 3 सही है। अगला, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिलेशन टू हाइड्रोजन एटम इज करेक्ट, कह रहा है 3s 3p 3d है इक्वल एनर्जी। एनर्जी निकालते हैं किससे सर n+l रूल से। अगर n+l तो 3+0 हो जाएगा, क्योंकि s के लिए l की वैल्यू 0, 3+p इसके लिए एनर्जी 3 आ गया, इसके लिए एनर्जी 4 आ गया, इसके लिए एनर्जी 5 आ गया, कह रहा है ऑल हैव सेम एनर्जी, गलत स्टेटमेंट है सर। 3s हमसे पूछ कह रहा था विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज रिलेशन टू हाइड्रोजन एटम का नाम। लेकिन ध्यान रखना एक बात, n+l निकालते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए निकालते हैं n+l। लेकिन अगर मैं आज बात करूं हाइड्रोजन एटम में मुन्ना रे कितना होता है, ध्यान रखना एक सेकंड, ये गलत नहीं है, मैं आपको समझाता हूं क्यों। हाइड्रोजन एटम में क्या होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, क्या है सर
सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। और जब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें कोई भी n की वैल्यू कितना भी बढ़े और उसमें एक ही ऑर्बिटल होगा तो l पे डिपेंड ही नहीं करेगा, यानी सर सिर्फ n पे डिपेंड करता है। तो 3s 3p 3d में भले n प्लस l नहीं, यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन के केस में या सिंगल इलेक्ट्रॉन के केस में आपको देखना है सिर्फ l। क्या देखना है? सिर्फ n देखना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये आंसर बिल्कुल सही है। बाकी हमारा क्या रहा है 3s 3d का ऑर्बिटल लोअर एनर्जी है 3d की तुलना में। 3s के लिए एनर्जी होता है 3, 3p के लिए होता है 4, 3d के लिए होता है 5। लोअर तो नहीं है मुन्ना रे, हैव लोअर एनर्जी देन 3d ऑर्बिटल। तो ये बात भी हमारा सही था, लेकिन हाइड्रोजन एटम के लिए सही नहीं है। समझ रहे हो क्या लॉजिक? क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, जनरल सही बात है, लेकिन हाइड्रोजन एटम के लिए सबका एनर्जी क्या बराबर है? 3p इज लोअर एनर्जी देन 3d। नहीं भैया, गलत है हाइड्रोजन के लिए। समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 67। अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द थर्ड ऑर्बिट। देखो किसके लिए पूछ रहा है? एंगुलर मोमेंटम थर्ड ऑर्बिट। आपको पता है सर MVR इक्वल टू क्या होता है सर? NH/2π। MVR इक्वल टू क्या होता है? NH/2π। अब एक बात समझो, एंगुलर मोमेंटम यही होता है। अब हमको थर्ड ऑर्बिट तो क्या हो जाएगा सर? 3h/2π। बच्चा घबरा रहा है, 3/2 को लिखते हैं सर 1.5 h/2π। कहीं है आंसर h/π। जब 2 को ऊपर से डिवाइड किए तो h/π बचा, यानी 1.5 h/π। इस क्वेश्चन में मैंने करेक्शन कराया था, सारे में ऑप्शन छुटा हुआ है पाई। पाई दे दोगे, मैंने बच्चों को करेक्शन करा दिया था। तो विल बी आवर, बॉम्बे विल बी आवर राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं सर 68 की तरफ। व्हेन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आकर हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट, एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ई, सही बात है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द वेवलेंथ ऑफ लाइन इमिटेड। मैंने ये डायरेक्ट फार्मूला क्लास में लिखाया है, जिस बच्चों को याद नहीं है बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? लैम्डा बराबर होता है 1240 डिवाइड बाई लैम्डा। एनर्जी बराबर होता है, लैम्डा बराबर होता है, एनर्जी बराबर 1240 लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। क्रिस क्रॉस करो तो यहाँ पर लैम्डा नैनोमीटर में आता है। तो नैनोमीटर में आता है मुनारे, इसको 10 टू द पावर एनर्जी जो भी होता है मुनारे, इसको आप किसके करना? इनटू नैनोमीटर में होता है, ध्यान रखना। और मीटर में 10 टू द पावर माइनस का 10 हो जाएगा, तो माइनस का 10 डिवाइड हो जाएगा, एनर्जी यहाँ निकल जाएगा। तो हमसे पूछ रहा था लैम्डा क्या होगा? लैम्डा आ जाएगा 1240, कहीं पर है 1240। और यहाँ पर ध्यान रखना, इसको हमको किस में करना था सर? 10 टू द पावर -10, लेकिन सेंटीमीटर में दिया या मीटर में दिया है, 10 टू द पावर माइनस का 10 हो जाएगा। और माइनस का 10 करेंगे तो इधर सर डिवाइड आ जाएगा, तो 10 टू द पावर सर इंटू सर क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर, अगर इसको आप मीटर में पुट करते हो तो यहाँ पर 10 टू द पावर 10 मीटर में आ जाएगा। ठीक है, एनर्जी लैम्डा मार्क किस में आ जाएगा? 10 टू द पावर 10 मीटर में आ जाएगा, क्योंकि सर यहाँ पर है नीचे, इधर यहाँ है मुन्ना, ये डिवाइड में है, डिवाइड में ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा सर? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। कोई भी आंसर में प्लस में नहीं है, तो आंसर आ जाएगा नॉन ऑफ दी। सारा हमारा लैम्डा वेवलेंथ में आना चाहिए पॉजिटिव में, सब निगेटिव में दिया है। अगला क्वेश्चन 69, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन व्हेन एटम आर सब्जेक्टेड टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने आपको एनसीईआरटी में पढ़ाया था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डीके होगा उसको बोलते हैं मुन्ना स्टार्क इफेक्ट। और अगर मैग्नेटिक फील्ड में होता है, अगर हमारा कौन सा फील्ड में होता है? मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसी को बोलते हैं जीमेन इफेक्ट, है ना। एनसीईआरटी का लाइन है, याद रखिएगा। जिस बच्चों को याद होगा क्वेश्चन कर लेगा, जिस बच्चों को याद नहीं होगा नहीं कर पाएंगे। इसमें कोई लॉजिक वाला क्वेश्चन नहीं है, सिंपली है क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है उसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड में होता है उसको बोलते हैं जीमेन इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम रिक्वायर्ड टू लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। देखो लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी के लिए मैंने अभी बोला था, मिनिमम एनर्जी के लिए हमारा कहाँ ऊपर से आएगा, और लार्जेस्ट एनर्जी के लिए हमारा, अगर लार्जेस्ट एनर्जी है मुन्ना रे तो एन, मतलब जिसके कोरस्पॉन्डिंग हमारा एन क्या होगा सर? मिनिमम होगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग लैम्डा मिनिमम होगा, तो एनर्जी क्या होगा? लार्जेस्ट होगा। तो N2 से N1 में हमारा देखोगे फर्स्ट लाइन हो गया, फर्स्ट लाइन में मैक्सिमम हमारा अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होगा। अगला क्वेश्चन, द एनर्जी ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट दिया है, यानी सर एनर्जी का फॉर्मूला होता है, अगर आपको बताती चलूँ, माइनस का 13.6 इंटू सर किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए, तो जेड की वैल्यू 1 आ गया, इंटू सर जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, है ना। जेड की वैल्यू तो 1 ले चुके हैं सर, इंटू सर एन स्क्वायर। तो यहाँ से हमें एन आ गया, और एनर्जी कितना दिया हुआ है? 13.6, तो माइनस 13.6 यानी एन की वैल्यू आ गया सर 1। और जब एन की वैल्यू 1 आ गया, द एनर्जी ऑफ द लेवल करस्पॉन्डिंग टू एन इक्वल टू 5, तो 1 से आपको कहाँ ले जाना है? 5 में ले जाना है। तो आसान क्वेश्चन है, आप फार्मूला लगाइए, आंसर पाइए। एनर्जी बराबर माइनस का 13.6 ग्राउंड स्टेट के लिए इंटू सर जेड स्क्वायर, जेड की वैल्यू 1 इंटू सर एन स्क्वायर, तो 20 जब 5, तो यानी सर 25 से जब हम डिवाइड करेंगे 13.6 को, तो आंसर हमारा बहुत छोटा आएगा, लेकिन निगेटिव में आएगा, डेट इज अब देखो 25 को 13 से डिवाइड करें तो 0 से छोटा आएगा, यानी 0 से छोटा हमारे पास दो ऑप्शन है, 0.85, 0.54। अगर मैं आपको बताऊँ ये नंबर अगर 15 होता तो यहाँ तक 15 है नहीं, कैलकुलेशन कैसे, अगर 15/25 होता तो ये आंसर आता सर 3/5, है ना। लेकिन 15 से भी छोटा है, तो यानी आंसर और छोटा आएगा 3/5 से भी, यानी आंसर आ जाएगा सर करेक्ट आंसर माइनस का 0.54 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, न्यूक्लियर थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज पुट फॉरवर्ड। न्यूक्लियर थ्योरी किसके द्वारा पुट किया था? जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आता है डाल्टन का थ्योरी, डाल्टन के बाद आता है रदरफोर्ड का थ्योरी, रदरफोर्ड के बाद बोर का थ्योरी, इस तरीक़ा से आगे थॉमसन का, फिर रदरफोर्ड का, फिर बोर का। रदरफोर्ड क्या बोला था कि ये एटम है,
एटम के बीच में ना एक छोटा डेंस पार्टिकल होता है, डेंस जगह होता है जिसमें पॉजिटिव पार्ट कंसंट्रेटेड होता है, और उसी को उन्होंने न्यूक्लियस बोला था। सबसे पहला साइंटिस्ट था जिन्होंने न्यूक्लियस के बारे में कुछ बताया था। तो न्यूक्लियर थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था। इजी क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल है। नेक्स्ट, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन के लिए दिया हुआ है, आयनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ है। अब पूछ रहा है द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड ऑर्बिट, तो तुम यहाँ से एन की वैल्यू निकाल लोगे। मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया है, आयनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू होता है 13.6 इंटू सर 1/z², मतलब 13.6 इंटू सर z² डिवाइड बाई n²। तुमको आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू दे रखा है कितना सर, लेकिन ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है सर, जो एनर्जी होता है यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर मैं आपको बता के रखा हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। तो यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी है, बट मैं करके बताता हूँ। 10⁻⁻18 इक्वल टू माइनस का 13.6, हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू 1 हो जाएगा, इंटू n², यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो यहाँ से n आ जाएगा। और जैसे n आया तो हमसे पूछ रहा है सेकेंड ऑर्बिट के लिए, तो आप n यहाँ से कहाँ जा रहा है सेकेंड ऑर्बिट में, तो डेल्टा ई का फॉर्मूला फिर से लगा देंगे क्या सर, माइनस का 13.6, जेड की वैल्यू 1 है सर, इंटू सर 1/n1², जो कि आप निकाले हो, n2 दिया हुआ है क्वेश्चन में n2। आप यहाँ से जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे फॉर्मूला लिख के, आपको आ जाएगा सर 5.45 इंटू 10⁻⁻19 जूल। सारा चीज़ मैंने बताया। यहाँ से पहले n1 निकालोगे, n2 हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है सेकेंड ऑर्बिट, आपको आंसर तक पहुँच जाओगे। सॉरी। हाँ तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है, इफ़ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल देन अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। हमको वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी बताना है। अकॉर्डिंग टू हेजरबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोला था, डेल्टा एक्स क्या था, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा एक्स था अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डॉट डेल्टा पी अनसर्टेनिटी मोमेंटम इक्वल टू मिनिमम एरर के लिए मैं बोल रहा था h/4π होता है। इन्होंने बोला था ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π, बट मैं मिनिमम एरर के लिए इक्वल टू लेके सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से क्वेश्चन का आंसर आ जाए। अच्छा, मोमेंटम बराबर फॉर्मूला आपको पता है mv होता है, तो हम यहाँ से इक्वेट करते हैं सर, डेल्टा एक्स मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा v इक्वल टू h/4π इंटू m। मैंने मास को नीचे ले आया, ऊपर प्रोडक्ट में था, नीचे डिवाइड में हो गया। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम बोथ आर इक्वल, यानी डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा भी दे रखा है। यानी सर किसी को एक टर्म में, हमको वेलोसिटी के टर्म में आंसर चाहिए क्योंकि वेलोसिटी पूछ रहा है, तो डेल्टा एक्स को रिप्लेस कर दो डेल्टा वी से, यानी डेल्टा v² बराबर आ गया h/4πm। जब स्क्वायर हटाएंगे तो डेल्टा वी क्या आ जाएगा मुन्ना, 1 सब का अंडर रूट आ जाएगा h/4πm। इसमें से रूट के बाहर क्या निकलेगा, 1/2 का स्क्वायर होता है सर 4, तो यानी 1/√, हो जाएगा सर 4 का सर 2, तो 1/2 h/πm। कहीं पर आंसर दिख रहा है 1/2 बाहर में हो, और सर हाँ मास को हमने बाद में बाहर लेना है, तो यानी सर हमारा आंसर आ गया सर डी नंबर 1/2m। क्यों हमने मास को बाद में बाहर लिया, क्योंकि ये मास को पहले मत भेजो। मोमेंटम बराबर होता है ना डेल्टा पी की वैल्यू को m इंटू वी, इस m इंटू वी को बाद में आप फॉरवर्ड कीजिएगा नीचे पे, यहाँ पर अभी m रहने दीजिए ताकि आपका अंडर रूट में, अगर आप देख सकते हो कोई चारों ऑप्शन में से m मास बाहर में अंडर रूट में नहीं है, यानी इसने बाद में इसको मोमेंटम को बाहर भेजा। पहले वेलोसिटी को आप स्क्वायर को अंडर रूट कर दीजिए, उसके बाद आप भेज दीजिएगा मास को नीचे, तो आपका आंसर सीधे दिख जाएगा चारों ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही है। आई थिंक इट इज़ अ सो इजी सिंपल क्वेश्चन। आपको हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अगर याद होगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व करके बता देंगे इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन डी विल बी आवर राइट ऑप्शन। द इक्वेशन λ/h/mv, सर इसके बारे में पूछ रहा है, वाज डिड्यूस्ड बाय, कौन ऐसा साइंटिस्ट था जो इसके बारे में आपको बताया था λ/hv। जब आपको पढ़ाता हूँ तो मैं बताता हूँ λ/hv, इसको बोला जाता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो साइंटिस्ट का नाम ही है अपना, जब कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो अपने नाम याद रखने के लिए, लोगों को मस्तिष्क में लॉन्ग टाइम तक फिट करने के लिए वो अपना इक्वेशन का नाम अपने नाम पे दे देते हैं। तो इन्होंने लैम्डा जो दिया था वेवलेंथ, इन्होंने बोला इस वेवलेंथ को बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इन्होंने ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया था। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह के साथ साथ लाइट की तरह भी बिहेव करता है, मतलब वेव की भी तरह बिहेव करता है। यहाँ से एक रिलेशन बन के आया था 2πr बराबर n लैम्डा। ठीक है, 2πr क्या था, पार्टिकल नेचर, n लैम्डा क्या था, वेव नेचर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन 76, फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एजीमुथल, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, l। ठीक है मुन्ना, द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैंने आपको जैसा कि पढ़ाया है अभी थोड़ा देर पहले, एल की वैल्यू जो होता है मुन्ना, हमारा एम की वैल्यू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है -L2 + L होता है। तो टोटल वैल्यू कितना आ गया, जैसे मैं आपसे पूछूं -2 से +2 में टोटल वैल्यू कितना आएगा, आपने बोला -2 -1 0
+1 +2, आपने बोला सर -2 से +2 में 5 वैल्यू आएगा, ठीक है। यानी -L to +L में कितना आएगा, माइनस से 0 में और फिर 0 से प्लस में जाएंगे, यानी सर बीच में 0 भी है, यानी टोटल वैल्यू अगर मैं पूछूँ तो 2L + 1 आएगा। हमसे पूछ रहा था सर रिलेशन की क्या आएगा, तो तुमने बोला सर जो यानी L बराबर आएगा वो m-1 डिवाइड बाई 2 आएगा। कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है m-1 डिवाइड बाई 2, या बिल्कुल हमारा बॉम्बे विल बी आवर राइट आंसर। बहुत छोटा इक्वेशन है, बस इसको रीअरेंज करना था जिससे आपको एग्जैक्ट आंसर पता चल जाती है। द वर्क फंक्शन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो वर्क फंक्शन क्या होता है, जब किसी मेटल सरफेस पर, क्या बोला, जब किसी भी मेटल सरफेस पर कोई भी फोटोन गिरता है, फोटोन क्या होता है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, तो अगर उस फोटोन के पास मिनिमम एनर्जी है जिससे उसका वर्क फंक्शन क्या होता है, मान लो कोई फोटोन इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, कोई मेटल में इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, तो पहले मेटल सरफेस पर इलेक्ट्रॉन निकल के उसके सरफेस पर आएगा, तो वो मिनिमम एनर्जी कितना चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन निकल के उसके सरफेस पर पहुंच जाए, और फिर अगर हायर एनर्जी होगा तो काइनेटिक एनर्जी में जो इलेक्ट्रॉन है उसमें चेंज हो जाएगा। तो यानी बोला किस पे डिपेंड करता है, तूने बोला सर अलग अलग अगर मैटर होगा, मटेरियल अलग अलग होगा तो उसका सरफेस पर आने की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन का अलग अलग होगा। यानी सर डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, बिल्कुल नहीं। वर्क फंक्शन उस पर डिपेंड नहीं करता। इन सेम फॉर ऑल मेटल, बिल्कुल नहीं। इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट, बिल्कुल हाँ। अगर डिफरेंट मेटल लेंगे तो उससे इलेक्ट्रॉन उसके सरफेस पर आना, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवार्ड्स द सरफेस अलग अलग होगा। अगर देसी भाषा में बताऊं तो अगर अलग अलग तुम मेटल लेते हो, एल्युमिनियम लेते हो, कॉपर लेते हो, जिंक लेते हो, तो हर एक मेटल का अपना टेंडेंसी होता है कितना जल्दी उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, उसके सरफेस पर आता है, और जितना जल्दी इजेक्ट होगा उसमें एनर्जी कम लगेगा, उसका वर्क फंक्शन कम होगा। आई थिंक इट इज़ अ सो सिंपल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बट आपको आना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जाता है जेईई नीट में। 78 पे मूव करते हैं। कहना चाह रहा है क्वेश्चन, द ऑब्जर्वेशन दैट ग्राउंड स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही है। अगर आप नहीं जानते तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, 1s2 2s2 2p3, जिसको बोलते हैं हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। पी में हमारा 6 इलेक्ट्रॉन टोटल आता है, लेकिन सर एक एक इलेक्ट्रॉन है तो जिसको बोलते हैं 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड नॉट अदरवाइज एसोसिएटेड। कहना चाह रहा है कि कौन ऐसा रूल है जो ये बताता है कि जब जब इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है पहले एक एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा विथ सेम स्पिन, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा। अगर आपको पता चलूँ, ये बताता है हुन्स रूल। हुन्स रूल क्या बोला था, हुन्स रूल नाम बताता है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एक एक ऑर्बिटल में जाएगा। क्यों जाएगा, उससे मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आएगा। जब स्पिन निकालते हैं ना, मॉड ऑफ s+1 होता है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, और s का होता है, ये होता है सर, ये प्लस हाफ हो सकता है अगर मान लो एंटी क्लॉकवाइज। हालांकि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं है, बट जनरल अगर बुक में देखोगे तो वो मान के चलता है कि प्लस हाफ मतलब क्लॉकवाइज और माइनस हाफ मतलब एंटी क्लॉकवाइज। इसका कोई सिग्निफिकेंस होता नहीं है एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज से, बट मैं फिर भी बताता हूँ दिस इज द मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हो इसीलिए अपना रूल बता दिया था, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीपल। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन होगा तो सबसे ज़्यादा मल्टीप्लिसिटी आएगा, इसीलिए उन्होंने बोला कि सबसे पहले पेयरिंग तब होगा जब जब एक एक इलेक्ट्रॉन सब ऑर्बिटल में चला जाएगा, उसके बाद स्टार्ट पेयरिंग होगा। तो हुन्स रूल बोल के गए थे। ये आपको पढ़ाया जाता है क्वांटम नंबर में और एटॉमिक स्ट्रक्चर में, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, अगर आप ग्रेविटी के बाहर के बच्चे हैं तो आप आके सकते हैं, यहाँ पर टीचर्स बैठे होते हैं, आप उनसे डाउट डिस्कस कर सकते हैं, आप उनसे मिल के आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे, इन एन एटम वेव मैकेनिक्स सजेस्ट दैट। कह रहा है कि एटम में वेव मैकेनिक्स क्या सजेस्ट करता है। देखो वेव का मतलब होता है कंटिन्यूअस एनर्जी का फ्लो होना, और पार्टिकल का मतलब होता है डिसकंटिन्यूअस एनर्जी का फ्लो होना। ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब भी वेव बनता है ना, वेव ऐसा थोड़ी बनता है कि यहाँ वेव है, थोड़ा देर के बाद वेव टूट गया फिर वेव बना, नहीं। पार्टिकल में ऐसा होता है, पार्टिकल के कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ आएगा, फिर ड्रॉप होगा, फिर आएगा, फिर ड्रॉप होगा, यानी डिसकंटिन्यूअस बिहेवियर दिखाता है। तो अगर मैं आपको बताऊँ 2πr, ये जो 2πr क्या था, पार्टिकल नेचर था। कोई सर्कल पे कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसका पेरीमीटर कितना होता है 2πr, और जो कि वेव नेचर में क्या बोला कि n लैम्डा के बराबर होगा। एक वेवलेंथ में लैम्डा ट्रेवल करता है, n वेवलेंथ में n लैम्डा ट्रेवल करेगा। तो यानी डिफ्यूज क्लाउड क्यों बोला गया है, क्योंकि पार्टिकल नेचर में मुन्ना रे, अगर बताऊँ वेव मैकेनिक्स में पूरा का पूरा जो हमारा वेवलेंथ होगा वो कंटिन्यूस फॉर्म में होगा, कोई भी ऐसा मतलब डिसकंटिन्यूटी नहीं दिखाई देगा उसके वेवलेंथ में। तो यानी डिफ्यूज मतलब समझते हो, एक के अंदर एक घुसा होना, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। आपको पढ़ाया जाएगा डिफ्यूजन ऑफ लाइट फिजिक्स में बहुत डिटेल में, वहाँ पर आपको पढ़ाया था। डिफ्यूज का मतलब होता है, यहाँ पर डिफ्यूज क्लाउड का मतलब होता है कि एक वेवलेंथ दूसरे वेवलेंथ से क्लियर आपको डिस्टिंक्ट नहीं दिखाई देगा, डिफ्रेंसिएशन नहीं दिखाई देगा। हर एक वेवलेंथ एक दूसरे वेवलेंथ को करस्पॉन्ड, जैसे रेनबो देखे हो, रेनबो में ना एक कलर दूसरे कलर को इन्वॉल्व करते चला जाता है, उसी तरीका से डिफ्यूज की बात यहाँ करना चाह रहा है। तो इसका आंसर सी, आसान क्वेश्चन है। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। देखो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, अगर याद करो क्वेश्चन के पहले जब हमने स्टार्ट किया था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन आया था, और मैंने आपको बताया था कि √s इंटू, ये देखो क्वेश्चन नंबर 58, वहाँ पर पूछ रहा था 4f के लिए, और वो फार्मूला पूछ रहा था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब मैं आपको बताता हूँ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम √L इंटू L+1 होता है, लेकिन L हमको पता होना चाहिए। क्या बोला मुन्ना, √h/2π √L इंटू L+1 होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम।
और P के लिए जो L की वैल्यू होता है मास्टर 1 होता है। यानी सर हम अगर पुट करेंगे h/2 अंडर रूट 1 इंटू 1 प्लस 1 तो 2, यानी हमारा फॉर्मूला आ गया अंडर रूट 2h/2 कहीं पर ऐसा ऑप्शन है अंडर रूट 2h/2 नहीं दिख रहा है आपको, इसीलिए नहीं दिख रहा है ऑप्शन में क्योंकि 2 को जुगाड़ लगा के लिखा है। कैसे जुगाड़, मैं आपको दिखाता हूँ। 2 को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, अरे अंडर रूट 2 का स्क्वायर यानी 2 इंटू सर पाई, तो सानी अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट गया, यानी हमारा आंसर आ गया h/अंडर रूट 2 जो कि चिल्ला चिल्ला के आंसर नंबर 1 में दिया हुआ है। आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ता है 81। द एनर्जी ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, फिर से यही क्वेश्चन है, रिपीट वाला है। एनर्जी का फॉर्मूला होता है, आपको 4 बार बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ, माइनस का 13.6 इंटू सर जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखेंगे एनर्जी यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलता है, यहाँ पर किलो जूल पर मोल में दिया है और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 96 किलो जूल पर मोल। ये भी बच्चों को मैंने बता के रखा है, जो बच्चा क्लास कर रहा है उसको बहुत आसानी से क्वेश्चन कर रहा है। इस पेपर में मैं आपको बता सकता हूँ आउट ऑफ 45 क्वेश्चन मेरे क्लास में 40 प्लस ऐसे बच्चे हैं जो 40 के आसपास बच्चे क्वेश्चन सही करते हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि इस पेपर में मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो आप आउट ऑफ ग्रेविटी बच्चे हैं तो आप मिल सकते हैं। जो ग्रेविटी के बच्चे हैं जिनको कोई भी क्वेश्चन में डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर क्लास में आप मेरे से मिल सकते हैं। कह रहा है हमें सेकेंड ऑर्बिट, तो एन की वैल्यू दिया हुआ है, हाइड्रोजन एटम जेड की वैल्यू दिया हुआ है, एनर्जी दे दिया, हेंस द एनर्जी ऑफ द फोर्थ बोर ऑर्बिट। अब देखो 13.6 के जगह पे ना आप जेड के लिख दो, तो यहाँ से जेड दे दिया, एन स्क्वायर दे दिया, तो आपको के का वैल्यू पता चल जाएगा। कांस्टेंट की वैल्यू जो 13.6 लेते हैं यहाँ कांस्टेंट के का वैल्यू पता चल जाएगा। फिर से आप चेप देना आंसर, कहाँ से सर, के का वैल्यू आ चुका है सर, इंटू सर जेड स्क्वायर। फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन के लिए तो जेड की वैल्यू 1 ही होगा, एन की वैल्यू कितना दे रखा है 4, तो 4 4 जा 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप, लेकिन यहाँ से जो के आएगा ना वो किस यूनिट में आएगा सर, किलो जूल पर मोल। तो यहाँ से भी जो एनर्जी आपको निकाल के आएगा किस में आएगा, किलो। मैं बार बार एक चीज़ बोलता हूँ, यूनिट का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं पेपर सॉल्व करके आया हूँ तो मुझे पता है कि इसका आंसर क्या होगा और क्यों। 238 डिवाइड बाय सर, अगर आप बोलूँ सर सेकेंड ऑर्बिट के लिए तो 2 2 जा 4, 238 को सर डिवाइड करोगे सर कितना से 4 से, और वहाँ से आएगा के, और के को इसमें आप पुट करोगे तो आपका जो वैल्यू सॉल्व होकर आएगा डेट इज एग्जैक्ट वैल्यू माइनस का 82 किलो जूल पर मोल सॉल्व होकर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 है, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन लाइमन सीरीज एक्स दिया हुआ है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आपसे पूछ रहा है। देखो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब आप समझो, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब मिनिमम एनर्जी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब मिनिमम एनर्जी, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब मैक्सिमम एनर्जी। मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी कब होता है, जब इनफाइनाइट से गिरता है, और मिनिमम एनर्जी कब होता है, जब जस्ट ऊपर फर्स्ट लाइन से गिरता है। तो आपको दिया हुआ है, आप सेम इसी तरीक़ा से निकालोगे, एनर्जी बराबर आपको वेवलेंथ कह रहा है तो आप रिलेशन लगाओ ना, लैम्डा बराबर 1/λ बराबर आर इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और यहाँ पर n1 क्या है सर, लाइमन सीरीज, तो n1 हो गया सर 1, n2 क्या है सर, n2 हो गया इनफाइनाइट। यानी सर आपको क्या दिया हुआ है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ दिया हुआ है, यानी यहाँ जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकलता है, तो अगर आपको बताऊँ 1/λ यानी इसकी वैल्यू x दिया हुआ है r, और किसके लिए पूछ रहा है, हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन जेड की वैल्यू 1/1, यानी r की वैल्यू आ गया सर क्या 1/x, r की वैल्यू क्या आ गया 1/x। अब इसको वैल्यू यहाँ पुट कर दो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैसे निकलेगा, बामर सीरीज के लिए, तो बामर सीरीज के लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब n1 की वैल्यू हो गया सर क्या 2, n2 की वैल्यू क्या हो गया सर 3, क्योंकि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालना है। अब जब यहाँ से जैसे पुट करोगे सॉल्व करोगे, यू विल गेट 9/5, कुछ नहीं लगाना है मुन्ना, 1/λ बराबर ना r, जेड स्क्वायर किसके लिए, हीलियम के लिए, तो हीलियम के लिए जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू सर 1/2 2 जा 4 माइनस 1/9, सॉल्व करो, और लेमडा की वैल्यू यहाँ पर सर कितना पुट करेंगे, आर की वैल्यू यहाँ पर हटा दो, इसको पुट कर दो एक्स पुट करो, यू विल गेट द आंसर 9x/5। आसान है ना। अगला करते हैं, अकॉर्डिंग टू बोर पोस्टुलेट्स विच क्वांटिटी कैन अब ओनली डिस्क्रीट वैल्यू, डिस्क्रीट वैल्यू कौन देता है, पार्टिकल नेचर, डिस्क्रीट वैल्यू कौन देता है, पार्टिकल नेचर, और कंटिन्यूस कौन देता है, वेव नेचर। काइनेटिक एनर्जी वेव को दिखाएगा तो ये डिस्क्रीट नहीं देगा। एंगुलर मोमेंटम जो होता है ना, ये पार्टिकल के बिहेवियर को दिखाता है, तो एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल के बिहेवियर को दिखाएगा तो ये डिस्क्रीट वैल्यू देगा। मोमेंटम होता है वेव का वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी वेव का नेचर दिखाता है, ये एनर्जी वाला जो चीज़ है वो दिखाता है किसको, वेव के नेचर को, तो ये सब कंटिन्यूस दिखाएगा, डिस्क्रीट नहीं दिखाएगा। 84 क्वेश्चन अगर बात करूँ, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, डस्ट पार्टिकल दिया हुआ है मुन्ना, डायमीटर दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, फॉर्मूला पुट करेंगे डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इक्वल टू h/4π, सारा वैल्यू दिया हुआ पुट करो, आंसर आपको आ जाएगा 5.27 इंटू 10⁻⁻6। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रांजिशन आर नॉट अलाउड इन नॉर्मल ट्रांजिशन स्टेट। देखो नॉर्मल में कौन नहीं होगा, एनर्जी निकाल लो, n+l से कितना निकला एनर्जी, इसका एनर्जी निकला 2, इसका एनर्जी निकला, यहाँ पर बिल्कुल ट्रांजिशन मुन्ना रे
कह रहा है नॉट अलाउडेड, यहाँ ट्रांजिशन होगा। क्यों होगा सर? इसका एनर्जी क्या है? हायर, इसका एनर्जी क्या है? लोअर, तो यहाँ ट्रांजिशन होगा, कह रहा है नॉट अलाउडेड। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 1। 2p से 3p, 2p में कितना एनर्जी है मुन्ना? 2 + 1, इसका एनर्जी 3 है, इसका एनर्जी कितना है? 3 है, और इसका एनर्जी कितना है? 1। तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा, ये बात सही है। समझ रहे हो ना? कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट अलाउड इन इमिशन। इमिशन का मतलब हायर से लोअर होना चाहिए। अगर आप देखोगे यहाँ पर हायर से लोअर हो रहा है, ठीक है, इसमें मुन्ना रे इमिशन, इसके अलावा सब बाकी सब में आपको इमिशन दिखाई देगा। n+l रूल से आप निकालोगे, आंसर आ जाएगा। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज 4 टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज बाय, देखो लेमडा बराबर होता है h/mv और काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है सर हाफ mv²। तो मुन्ना अगर आप m से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर m × m आ गया। अब mv को क्या लिखते हैं? p, यानी सर p बराबर आ गया सर, p² बराबर आ गया सर 2m × k। यानी सर यहाँ से अगर आप पुट करोगे लेमडा बराबर, इसको बोलोगे h/√2mk, क्योंकि अंडर काइनेटिक एनर्जी हमारा स्क्वायर रूट में है, तो अगर इसको 4 टाइम्स करोगे तो जो लेमडा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा सर? 1/2 टाइम्स। लेमडा कितना हो जाएगा? 1/2 टाइम्स। अगर तुम इंक्रीज बाय 4 टाइम्स से बढ़ाते हो तो लेमडा हाफ टाइम से क्या हो जाएगा मुन्ना रे? कम हो जाएगा। तो हाफ टाइम्स कहीं लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है सर, 86 का ए आंसर। द प्रिंसिपल विच गिव्स अ वैल्यू ऑफ फिल द इलेक्ट्रॉन अवेलेबल एनर्जी, कह रहा है कौन सा प्रिंसिपल बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल एनर्जी के हिसाब से फुल किया जाएगा? इसको बोलते ऑफ बॉ प्रिंसिपल। बच्चे को रटा होता है, याद होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल ऑफ s and p ब्लॉक आर रिफ्लेक्टेड इन द ट्रेंड ऑफ I। देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बहुत मेजर रोल प्ले करता है किसको निकालने के लिए? आयनाइजेशन एनर्जी को निकालने के लिए। जो भी बच्चा आयनाइजेशन एनर्जी अगर निकालना चाहता है, अगर आप पढ़े हो तो ठीक, नहीं भी पढ़े हो मैं बता देता हूँ, विदाउट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप आयनाइजेशन एनर्जी को निकाल नहीं सकते हो। तो यानी इट रिफ्लेक्ट बैक, आयनाइजेशन एनर्जी में मुन्ना बहुत प्ले रोल करता है। और करेक्ट बात है, ये बिल्कुल सही बात है। इनकरेक्ट पूछ रहा है, कह रहा है क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एंथैल्पी। एंड में कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी, ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। ऑफ प्रिंसिपल इज इनकरेक्ट फॉर केसेस वेयर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ns एंड n-1 इज लार्जर। नहीं भैया, ये गलत स्टेटमेंट है। चाहे एनर्जी लार्जर हो और शॉर्ट हो, हमेशा ऑफ बॉ प्रिंसिपल कहता है कि हमेशा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले वाला जाएगा जिसमें n+l क्या हो? लेस हो, और n+l जिसमें मुन्ना सेम आ गया उसमें n की वैल्यू जहाँ पर मुन्ना छोटा होगा उसमें एनर्जी बढ़ा जाएगा। n जिसकी वैल्यू व्हेन सेम, व्हेन n+l सेम। तो यहाँ से आ जाएगा, आपको क्लियर कर लेना। सी नंबर बहुत आसान है, n+l ऑफ बॉ प्रिंसिपल कहता है एनर्जी उसमें भरा जाएगा। द पोटेंशियल एनर्जी, मुन्ना रे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है के को वैल्यू होता है 1/4πε0, के बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R। ये होता है पोटेंशियल एनर्जी। आपको बताते चलूँ ये क्या होता है सर? पोटेंशियल एनर्जी। मान लो ये पहला सेल है, ठीक है मुन्ना, ये दूसरा सेल है। अब मैं आपको बताता हूँ, बाहर में इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर मुन्ना रे जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, क्या बोला? एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? बढ़ता है। और जितना ज़्यादा एक चार्ज पे मुन्ना रे एक प्लस का होता है, तो जेड, अगर मान लो एटॉमिक नंबर किसी का जेड है तो इसमें जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। तो मैंने बोला 1/4πε0 मुन्ना रे Q1, प्रोटॉन पे चार्ज जेड ही और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई डिवाइड बाय सर आर। तो हमारा फार्मूला क्या आ गया सर? लेकिन जेड किसके लिए हमसे पूछा है? लिथियम के लिए। और लिथियम के लिए जेड एटॉमिक नंबर क्या होता है? 3 होता है, यानी 3e² डिवाइड बाय सर 4πε0 × r। लेकिन ध्यान रखना ये कैसा चार्ज है सर? पॉजिटिव चार्ज है। ये कैसा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव साइन के साथ यहाँ पर पुट करते हैं, तो आंसर आ गया -3e² 4πε0 r। कहीं पर आंसर दिख रहा है? बिल्कुल सी चमक रहा है सर। न्यूट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मुन्ना कैसा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज। प्रोटॉन कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन कैसा होता है? न्यूट्रल चार्ज। तो हमसे क्वेश्चन पूछा न्यूट्रॉन कैसा चार्ज होता है? कोई चार्ज कैरी नहीं करता है। बेटा देखो, एक मैं बात क्लियर बताता हूँ, अगर आप जेई एंड नीट का तैयारी करते हैं, मैं लास्ट में फिर से रिफ्लेक्ट बैक करना चाहता हूँ आपसे, मेरे यहाँ ग्रेविटी में बेस्ट सेट ऑफ फैकल्टी है। जो आप सारे यहाँ के फैकल्टी IITians हैं, सारे यहाँ के फैकल्टी NITians हैं, ठीक है। जो भी आपके फैकल्टी मिलेंगे, मतलब 2 ही सेट ऑफ फैकल्टी मिलेंगे, IITians NITians। हम लोकल टीचर से यहाँ पर कोई भी टीचर यहाँ लोकल क्लास नहीं लेते हैं। उसके बाद जो हमारे बायोलॉजी वाले को बच्चा नीट का भी तैयारी करता है, तो जो हमारे फैकल्टी हैं वो ऑलरेडी वहाँ के बच्चा को, हज़ारों बच्चा को एम्स दिल्ली, एम्स जोधपुर, एम्स ऋषिकेश जैसे कॉलेज में पहुँचा चुके हैं। तो यहाँ पर के जो फैकल्टी हैं XLN के फैकल्टी हैं, जो इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में HOD रह चुके हैं, वो पढ़ाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि हम वीकली टेस्ट दें और इसी तरीक़ा से टीचर के साथ डिस्कशन कर सके, तो आपको क्या करना है, सिंपली
पंचवटी चौक पे हमारा ग्रेविटी का ऑफलाइन सेंटर है सहरसा में, आप यहाँ पे विजिट कीजिए। और ये जो वीडियो सॉल्यूशन मैंने दिया, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में लगता है कि मेरा डाउट समझ में नहीं आया, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन करके बताइएगा। सॉरी। और आप जरूर ये बताइएगा आप जरूर ये बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और चाहते हैं कि सारे सब्जेक्ट में ऐसे वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं, तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि सर प्रोवाइड सब्जेक्ट वाइज वीडियो सॉल्यूशन। अगर कमेंट की संख्या 20+ कमेंट्स आते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे टीचर से आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में भी आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं। और आपको अगर कुछ भी चाहिए हेल्प तो आप आ सकते हैं, मेरे से मिल सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो कंप्लीट केमिस्ट्री ऑफ वीकली टेस्ट। ऑल द बेस्ट। आई होप ये वीडियो सॉल्यूशन आपको हेल्प किया होगा। थैंक यू, लव यू मेरे दोस्त, बाय बाय।